हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखा हुआ कंक्रीट की दो स्टेजेस होती है, एक तो प्लास्टिक स्टेज होती है और एक हार्डन स्टेज होती है। तो हम प्लास्टिक स्टेज की अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हार्डन स्टेज की अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम सोच रहे थे प्लास्टिक प्रॉपर्टीज में कौन सबसे पहले हमें सबसे पहले सीमेंट से काम करना होता है, तो उसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टीज ली थी, वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए हमने टेस्ट देखे थे, स्लम्प टेस्ट देखे थे। तो हमने दो तरह की स्टेज देखी थी, प्लास्टिक स्टेज एंड हार्डन स्टेज। प्लास्टिक स्टेज में था कि जब सीमेंट स्टार्टिंग में अपनी सेटिंग होना स्टार्ट करती थी, और हार्डन स्टेज पे सीमेंट कंप्लीटली सेट हो जाती है और अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लास्टिक स्टेज की जो है हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी है। प्लास्टिक स्टेज की प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले आती है वर्केबिलिटी। तो साउंड हो रहा है। अब सही आ रही है सबको आवाज? अभी भी ब्रेक हो। अब सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने अभी देखा कि प्लास्टिक स्टेज और हार्डन स्टेज दो तरह की स्टेजेस होती है, और उन स्टेज की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी जो है प्लास्टिक स्टेज की प्रॉपर्टी। तो उसके लिए वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वर्केबिलिटी के लिए हमने ये बोला है कि हम कितनी इजीली किसी मिक्स के साथ काम कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बने वाटर सीमेंट का। ठीक है, जिससे हम इजीली जो है एक किसी भी सीमेंट या कंक्रीट का जो पेस्ट बनाए हम उससे इजीली वर्क कर सके। ठीक है, फिर हमने सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा। उसमें यह था कि भाई जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो कंक्रीट और वाटर का मिक्सचर वो अबव आ जाता है। ठीक है, तो हैवी कौन से पार्टिकल्स थे, कोर्स एग्रीगेट्स थे जो 4.75 एमएमसी से पास नहीं होते। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग में मैंने बोला था कि उनमें कोहेजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो सीमेंट का जो पेस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं वाटर होता है वो ऊपर जो है तैरने लग जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है। ठीक है, हार्शनेस, हार्शनेस कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारी जो कंक्रीट है, ठीक है, उसमें हमेशा स्मूथ सरफेस आए, मतलब उस पे कोई जो क्या बोल सकते हैं कोई रफ रफ टेक्सचर ना हो उसका। हार्शनेस का कहने का मतलब यही है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप कंक्रीट को फ्लो करवाओगे या सीमेंट को फ्लो करवाओगे तो क्या होता है कि उसमें रफ टेक्सचर आता है, तो वो ना हो हमारी जो
फ्लो करवाएं हम किसी भी कंक्रीट या सीमेंट के पेस्ट को, तो हमारा जो टेक्सचर आए वो स्मूथ आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हमारी वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या है? डिफाइंड एज द ईज विद विच कंक्रीट में मिक्स्ड, हैंडल्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड इन पोजीशन एंड कंपैक्टेड। किसी आसानी से जो है हम कंक्रीट को मिक्स कर पाए, उसके के साथ काम कर पाए, उसे ट्रांसपोर्ट कर पाए, एक जगह से दूसरे लेके जाए, और जिस जगह पे हमें उसे प्लेस करना वहां प्लेस भी कर पाए और कंपैक्ट कर पाए। तो ये है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के लिए हमने कौन से स्टेज किए हैं चैट में लिख के बताओ मुझे। वर्केबिलिटी के लिए हमने किए हैं स्लम्प कोन टेस्ट किया है, कंपैक्शन फैक्टर किया है, वीबी किया है और फ्लो टेबल टेस्ट किया। हमने 4 टेस्ट देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने ये भी देखा हुआ कि कौन कौन से फैक्टर वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है वाटर कंटेंट। अगर वाटर हमारा ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एज सिंपल। ठीक है, लेकिन वाटर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी और ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट्स, हमने यही बोला था कि भाई ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट्स यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, पर लेकिन क्या होगा, ज़्यादा बड़े पार्टिकल के साइज यूज करने से हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें वोइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब जो हमारी जो कंक्रीट है उसमें। अब भी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर वॉल्यूम नहीं आ रही। अब आवाज़ ब्रेक हो रही है। यस सर, हो रही है। थोड़ी थोड़ी सर, तो अभी क्लियर आ रही, बीच में हो जाती है। यस सर अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जो हमारी प्लास्टिक स्टेज में जो कंक्रीट है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हमने डिस्कस किया वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, वाटर कंटेंट कम होगा वर्केबिलिटी कम होगी। लेकिन वाटर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ हमारी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये हमने देखा था एब्राम्स लॉ में। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट ज़्यादा बड़े होंगे तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन वॉइड्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेग्रीगेशन होने का खतरा है। सेग्रीगेशन हो जाएगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सीमेंट का जो पेस्ट है वो पूरी तरह से जो हमारा जो हमने जो एग्रीगेट के जितने जितने बड़े साइजेस लिए हैं उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही लूज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद था शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप में राउंड एग्रीगेट्स जो थे सबसे ज्यादा हमारे वर्केबिलिटी मिक्स बनाते हैं राउंड एग्रीगेट्स। ठीक है, और अगर एंगुलर होंगे या कोई भी तरह के एग्रीगेट्स होंगे एंगुलर एग्रीगेट्स, उनसे हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर आती है एज कम्पेयर टू वर्केबिलिटी। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर की इसमें यहाँ पे बात कर रहा होता है एटमोस्फेरिक का जो टेम्परेचर होगा, जहाँ पे हम कास्टिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। अगर मान लो कोई गर्म दिन है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ठंड होगी। ठीक है, अब टाइम, टाइम का भी इफेक्ट करता है। जैसे जैसे आप टाइम, क्योंकि क्या होता है, टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने दो चीज देखी थी, एक इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब कंक्रीट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करती है। फाइनल सेटिंग टाइम जब होता है जब कंक्रीट अपनी पूरी प्लास्टिसिटी लूज कर जाती है। इसके लिए हमने विकेट अपैरेटस के टेस्ट देखे थे। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमने स्क्वायर नीडल ली सर थी। वॉल्यूम कट हो गई। अभी कट हो गई। वॉइस ब्रेक हो रही है सर बार बार।
अब सही आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टाइम। इफेक्ट ऑफ टाइम क्या था कि भाई जैसे जैसे अपना टाइम बढ़ता जाएगा तो पानी इवेपोरेट होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वाटर कंटेंट रिक्वायरमेंट होगा वो इंक्रीज, हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे वर्केबिलिटी के थे। वर्केबिलिटी में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई आवाज के कारण कोई प्रॉब्लम है, किसी कारण में कोई प्रॉब्लम है तो। बस हमने सारे फैक्टर पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर लार्ज कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी। लार्ज कोर्स एग्रीगेट यूज करने से क्या होगा कि हम उनसे इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा बड़े कोर्स एग्रीगेट होंगे तो बहुत इजीली जो है हम उनके साथ कंक्रीट के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं तो हम इजीली उससे वर्क नहीं कर पाते। हाँ वो तो है, वो तो है, सेग्रीगेशन का चांस है। तो अभी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि हर चीज में आपको ऑप्टिमम क्वांटिटी लेनी है। ये नहीं कि अब आप वाटर का, अब आपको पता है वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है वाटर से। ऐसा थोड़ा ना कि आप सीमेंट लिया आपने 1 किलो और पानी डाल रखा है 5, जो उसका 5 लीटर या समथिंग अबाउट जो 5 किलो ले लिया, ये नहीं होता है। आपको जो उसकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से यूज करने पड़ेंगे। इसलिए एग्रीगेट के लिए हमने फाइनेस मॉडुलस के हमने टेस्ट देखा था, उसमें यही हुआ था कि मैंने एक ऑप्टिमम हमें क्वांटिटी के जो है हमारे एग्रीगेट के साइज होने चाहिए, ना ज्यादा ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। ठीक है, कि हमने फाइन का देखा था 2.6, 2.3 से 2.6 तक वेरी कर रहा था, और जो हमारे कोर्स एग्रीगेट के साइज थे वो 2.6 टू 2.9 तक वेरी कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि हमारी जो स्टार्टिंग की सीयू थी फाइन के केस में 150 वाली और 300, तो 300 से और 600 के बीच के जो म्यू एम के पार्टिकल्स थे वो होने चाहिए। 600 माइक्रोमीटर और 300 माइक्रोमीटर के बीच के पार्टिकल्स होने चाहिए थे। ठीक है, और सिमिलरली जब हमारा कोर्स एग्रीगेट आ जाता है तो हमारा था कि भाई सबसे पहले 10 mm था, पहले 4.75 था, फिर 10 mm था, और उसके बाद हमारा जो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स थे, तो हमारे 10 mm और 20 mm के बीच के पार्टिकल्स हमारे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, वो ही है। और सिमिलरली अगर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, तो हमारा कोई गैप ग्रेडेड नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा जो ग्रेडिंग होना चाहिए वेल ग्रेडेड होना चाहिए। हमें ग्रेडिंग के लिए भी हमने 3 केस देखे थे। हमने एक देखे थे गैप ग्रेडेड देखे थे, उसके बाद में एक वेल ग्रेडेड जो हमारे पार्टिकल्स थे, एक पुअरली ग्रेडेड पार्टिकल्स, हमने 3 तरह की ग्रेडिंग देखी थी। ठीक है, अगर क्या होगा कि हमारी क्या होगा कि जिनकी मतलब ज्यादा ग्रेडिंग, मतलब हमारे पानी में मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो फाइनर पार्टिकल्स है वो ज्यादा होंगे, तो हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि फाइनर पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। हम सिमिलरली अभी वाटर के रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्क्रीट के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो सर्टेन एडमिक्सचर क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर। मैंने ये बताया था आपको कि एडमिक्सचर केमिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट में कोई भी चीज की हमें फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या किसी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो हमें उस चीज में अफेक्ट करते हैं, मतलब उस चीज में हेल्प करवा सकते हैं हम। अगर हमें कहीं पे वाटर जो है उसको कम करना है रिक्वायरमेंट को, तो हम क्या करेंगे, एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। जो पानी वॉइड्स में चला जाता है, ठीक है, वो पानी अब किस में चला जाएगा, आपके हाइड्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, एडमिक्सचर वहां काम करते हैं। अगर आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड से स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए तो एडमिक्सचर वहां काम करेंगे। आपको सेटिंग टाइम कम करवाना है तो एडमिक्सचर का यूज कर लो, इंक्रीज कराना है तो भी एडमिक्सचर हो जाएगा। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए सेटिंग टाइम हम जिप्सम यूज करते हैं कंक्रीट सीमेंट में। ठीक है,
अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। कोई भी स्टेबल होमोजेनियस मिक्सचर होगा ना, उससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लूज पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करने लग जाएंगे। अब सेग्रीगेशन होता कैसे है, ठीक है। हमने क्या करा कि जो जो हमारी हैंडलिंग की है या फिर जो हमने कंक्रीट को कहीं पे भी लगाना शुरू करा है, हमने सही ढंग से नहीं किया, ठीक है। हमने वाटर ज्यादा डाल दिया है, मतलब जो वाटर है वो कंक्रीट सीमेंट को फ्लोट करवा के ऊपर ले गया, और जो हमारा जो एग्रीगेट है, जो कोर्स एग्रीगेट है वो नीचे सेटल डाउन हो गया। या फिर एग्रीगेट पुअरली ग्रेडेड है, हमने एक ही साइज के पार्टिकल्स ज्यादा ले लिए, ठीक है। अगर जो हमारा मोर्टार है, ठीक है, मतलब सीमेंट है, सीमेंट जो है हमारा सेपरेट हो जाए, ये कैसे सेपरेट होगा, जो हमारी वर्केबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि जो हम कंपैक्शन एक्सेस कंपैक्शन कर देते हैं, ठीक है, एक्सेस कंपैक्शन मतलब किसी चीज वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन करते हैं हम कंपैक्शन के लिए, तो अगर एक्सेस वाइब्रेशन कर देंगे तो क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे और जो फाइनल पार्टिकल्स है ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब सेग्रीगेशन मिनिमाइज कैसे करते हैं, सिंपल है कि भाई आपको जो भी मिक्सचर ले रहे हो हमेशा उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी लो, वाटर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट्स भी नहीं होने चाहिए, एग्रीगेट्स वेल ग्रेडेड होने चाहिए, हमारा जो है उसमें एक्सेस वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपैक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो आपने मिट्टी ली, ठीक है, मिट्टी ली, मिट्टी हमेशा एक लूजली होती है, तो आप क्या करते हैं उसे अपनी मुट्ठी में लेके बीच में दबा देते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, कंपैक्ट, अब वो एक फॉर्म सी ले लेती है, तो उसे बोलते हैं कंपैक्शन। किसी चीज को क्या होता है लूजली से हम किसी मतलब एक क्या बोल सकते हैं एक सॉलिड फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कंपैक्शन इस वाले केस में क्या होता है, मिट्टी के केस में क्या होगा, हाथ से दबाना, क्या किसी चीज को प्रेशर प्रोवाइड करना, वाइब्रेट करना, ताकि जो है उसके अंदर के कंपैक्शन का मेन पर्पस ये होता है कि हमारे जो वॉइड्स प्रेजेंट है ना किसी भी चीज में वो फिलअप हो जाए, ठीक है। हमने जो भी कंक्रीट बनाई है उसमें जो वॉइड्स प्रेजेंट है वो फिलअप हो जाएंगे। अब उसी कंक्रीट को हम वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का रीएडजस्टमेंट होगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल अलग अलग जगह जाके फिलअप हो जाएगा। कभी सैंड लेना, सैंड को हम्म, जैसे आप कई बार क्या करते हो, आटा लेते हो, आटा, आटे को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करते हो, नीचे मारते हो, जो कट्टे में भर लेते हो आटा, तो क्या करते हो उसे नीचे मारते हो, तो क्या होता है कि आटा एडजस्ट करना शुरू हो जाता है। या फिर आटा किसी डब्बे में भरते हो तो भी आप करते हो क्या, उसे नीचे मारते हो 2-3 बार, क्या होता है कि फिर वो एडजस्ट होने लग जाता है, और जो पहले जो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है वो धीरे धीरे सेटल डाउन करने लग जाता है, तो आप देखते हो एक कंपोजिट सा बन जाता है, मतलब एक सॉलिड सा बन जाता है आटा। अब वो आटे को आप कब कंप्रेस करोगे तो वो इतनी जल्दी से कंप्रेस नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात, कि मतलब उस सॉलिड क्यूब में जो रिक्वायरमेंट होगी ना कि भाई जो सारे वॉइड्स फिलअप करने को वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ आया कंपैक्शन का मतलब। ठीक है, सेग्रीगेशन में क्या होगा, हमें लीन ड्राई मिक्स जो था उसे करेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम कोहेजन, लीन मिक्स का कहने का मतलब होता है जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। हम है जो वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा देर तक यूज ना करें, ठीक है। सिंपल सिंपल है, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट था, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग में क्या होगा, वाटर एक्सेस डाल दिया, सीमेंट के पार्टिकल्स जो है वाटर के साथ ऊपर आ गए। ये सेग्रीगेशन की वजह से भी हो सकता है, ये सेम केस हो सकता है, ठीक है, कि हमने ज्यादा बड़े पार्टिकल्स यूज कर लिए, सीमेंट है उसको बाइंड नहीं कर पाया, तो बाइंड नहीं कर पाया तो पानी के साथ ऊपर आ जाएगा और जो हमारी कोर्स एग्रीगेट है उसे नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है। ब्लीडिंग होती कैसे, हमने एक्सेस वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने ज्यादा कोर्सर पार्टिकल्स यूज कर लिया, हमारे फाइन पार्टिकल्स कम है, हमने किसी चीज को ज्यादा कंपैक्ट कर दिया, तो तीन चीजें हैं, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो अच्छी रखेंगे, एग्रीगेट जो है हमारे ऑप्टिमम रखेंगे कि हर एक साइज के हमारे पास एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। अब एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि हम उसमें वॉइड्स के अंदर एयर फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है ये जो जो पहले हमारा जो
क्या बोलते हैं, जो वॉइड्स फ्रीली फिल्ड थे अब उनके अंदर एयर फिलअप हो जाती है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स के बारे में आपको उसमें पढ़ाऊंगा एडमिक्सचर में कि भाई एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का यूज क्या होता है और कैसे हम फिलअप करते हैं, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। हार्शनेस, सबसे पहले मुझसे हार्डनेस, हार्शनेस होती क्या है? जो कंक्रीट का मिक्स स्मूथ सरफेस ना दे जब वो थोड़ा बहुत ट्रेवल करता है, ठीक है। तो स्मूथ मिक्स क्यों नहीं देगा? या तो कंक्रीट में आपने सीमेंट की जो क्वांटिटी ले ली है वो कम ले ली है, या फिर एग्रीगेट्स इनका साइज इंक्रीज कर दिया, इफेक्टिव ग्रेडिंग नहीं है, और या फिर वॉइड्स फिलअप नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब हर जो हमारी प्लास्टिक सेस की प्रॉपर्टीज है वो सारी किसी चीज से फिलअप हो सकती है अगर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी की चीजें यूज करें, ठीक है। उसके लिए हमारा आईएस कोड यूज होता है 10262। मतलब प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट जो हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ऑप्टिमम का मतलब। और बताओ किसी को डाउट है तो। ठीक है, अब अपनी आएगी प्रॉपर्टीज हार्ड एंड स्टेजी। किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब हार्ड हो जाएगा तो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही प्रॉपर्टी है उसकी स्ट्रेंथ की। अब स्ट्रेंथ भी डिफरेंट तरह की होती है। एक हमने बोला था कंप्रेसिव लोड की, एक टेंसाइल लोड के लिए, ठीक है, एक बॉन्ड, दो पार्टिकल्स का बॉन्ड, और एक शियर स्ट्रेंथ। शियर लोड तो आपको पता है कैसे लगता है, ये हमने देखा था हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। जो भी लोड लग रहा है किसी प्लेन के अलोंग तो वो हो जाएगा शियर का लोड, ठीक है। और उसके लिए जो हमारी जो स्ट्रेंथ यूज होगी जो हमारी शेयरिंग को प्रोटेक्ट कर से उसे बोल देंगे शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे तक बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ वही है कंक्रीट या किसी भी आइटम की प्रॉपर्टी जो किसी भी लोड उस पर अप्लाई हुआ है उसको रेजिस्ट कर सके। तुम किसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, सीमेंट की कर रहे हो या वाटर की इंक्रीज कर रहे हो? किसी एक की इंक्रीज कर रहे हो या दोनों की इंक्रीज कर रहे हो? तो दोनों की इंक्रीज करोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। एक बात वही तो सोचो। अगर आपने लिया, ठीक है, आपने बोला कि मैं वाटर सीमेंट रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने 35 ग्राम, मतलब 35 किलो वाटर ले लिया और 70 किलो सीमेंट ले ली, ठीक है। वो अब बाद में देखेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा, वो कल लैब में आके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सर कितने बजे जाना होगा? देखो, तो उसके हिसाब से आप सीमेंट भी का क्वांटिटी भी तो इंक्रीज कर रहे हो अगर आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने 35 किलो वाटर लिया और 70 किलो सीमेंट ले ली, ठीक है। और उसी बाद में आपने क्या करा, 35 किलो इसमें ऐड करी और उसी रेस्पेक्ट में वाटर में, और उसी रेस्पेक्ट में आपने 70 किलो उधर ऐड कर दी सीमेंट। तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट हो जाएगी 0.5 की 0.5 की। तो मतलब जितनी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में आप वाटर और सीमेंट दोनों तो ऐड कर रहे हो। तो उसके रेस्पेक्ट में कोई चेंज वैसे पॉसिबल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। पर कोई माइन्यूट चेंज होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर क्या ही होगा।
तो उसके रेस्पेक्ट में आप अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करी तो भैया हमने वाटर ज्यादा ऐड कर दिया सीमेंट के रेस्पेक्ट में, और अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करी तो अलग है। आप वाटर सीमेंट रेशियो अगर दोनों को इंक्रीज करोगे तो कांस्टेंट रहने वाली है, और दोनों को डिक्रीज करोगे तो भी कांस्टेंट रहने वाली है, अगर एक ही फैक्टर से इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, हमारी अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जो भी कोई लोड लग रहा है उसे कंप्रेस करने के लिए वो हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट के लिए 150 mm के क्यूब बनाते हैं। ठीक है, कोई भी उसके प्रोपोर्शनिंग के रेस्पेक्ट में, और उससे हम स्ट्रेंथ करवाते हैं 28 डेज पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीमेंट लेंगे, एग्रीगेट लेंगे, फाइन और कोर्स दोनों, और वाटर, उनके प्रोपोर्शनिंग के रेस्पेक्ट में उन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद क्या करेंगे, 150 mm के मोल्ड होते हैं, उन्हें उनमें फिलअप कर देंगे। उनके फिलअप करने के बाद में हम एक दिन के लिए उन्हें वैसे छोड़ देंगे ताकि वो हार्डन हो जाए कंप्लीटली। फिर उन्हें मोल्ड से उनको बाहर निकाल लेंगे और फिर क्योरिंग के लिए छोड़ देंगे। क्योरिंग होगी 28 डेज के लिए, और 28 डेज पे हम उनकी टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का टेस्ट। तो हमें पता है फ्लेक्सर मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी होगी किसी की भी, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी सीमेंट कंक्रीट की वो होती है, मैंने बताया था 10% होती है रफली। ठीक है, तो ये कंक्रीट टेंशन में बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो 2 पॉइंट लोड मेथड करते हैं, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, या फिर ब्रिकेट मोल्ड से एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, दो तरह के टेस्ट होते हैं। अगला है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कंक्रीट में सरिया ऐड करते हैं, मतलब स्टील का एडिशन होता है। तो हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी जो जो भी हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो मतलब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में स्ट्रेंथ अच्छी है। तो उन दोनों की बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये होती है रफली 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अगली होती है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ होती है फ्रिक्शन स्ट्रेंथ, मतलब दो अगर आप लेयर ऑफ सरफेसेस ले लें कंक्रीट के, उनके बीच की जो आप उनको स्लाइड ऑफ करने की, जो उनको रोकने की जो कैपेसिटी होगी वो होगी उनकी शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, बताया था वैसे। सबसे पहले होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपने कोई भी ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट होगा, इन दोनों के बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब एक स्टील और कंक्रीट सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा, कि मतलब आपने जो ऐड कर दिया यहाँ पे, जो फ्रिक्शन की जो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको कहते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ। ताकि हम कोई भी इजीली जो है, हम ये जो स्टील जो बार्स है उसे इजीली हम रिमूव ना कर सके। ठीक है, इसके लिए जो है हमारा कौन सा टेस्ट होता है, पुल आउट टेस्ट होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करने, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करने, पुल आउट टेस्ट। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ होती है कि भाई कंक्रीट ले लिया आपने और हमने लोड लगाया है सरफेस के अलोंग पैरेलली, तो ये जो जो कोई भी आपने मान लिया, ये जो सरफेस जो होगा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के बीच की स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें, दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में। शियर स्ट्रेंथ किसके बीच में, दो सेम मटेरियल्स के बीच में, एक ही मटेरियल के बीच में। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
ड्यूरेबिलिटी क्या है कि भी कोई भी जो एटमॉस्फेरिक एजेंट्स की जो भी उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं उसको बेयर करने की उसे बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। मतलब उसकी रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी उसकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिके ड्यू टू ठीक है, जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक एजेंट्स एक्ट कर रहे हो, चाहे वाटर एक्ट कर रहा हो, बारिश हो रही हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो, टेम्परेचर वेरिएशन हो, उसके इफेक्ट को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या क्या काम है? सबसे पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? परमेबिलिटी होनी चाहिए, परमेबिलिटी सॉरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कंक्रीट परमेबल नहीं होनी चाहिए, इम्परमेबल होनी चाहिए, ठीक है। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के बारे में एक कंक्रीट, देखो अगर बन जाएगा तो तुम्हें कभी कैसे पता नहीं चलेगा कि कंक्रीट में क्या क्या चीज क्या ऐड करी है। वो तुम्हें बताएगा कि भाई हमने ये यूज करा है, M10 यूज करा है, M15 यूज करा है, M20 यूज करा है, ठीक है। तो आपको उसके रेस्पेक्ट में जो है आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि भाई M10 में हमने कितना प्रोपोर्शन होता है। देखो वाटर सीमेंट रेशियो M10 टू M25 तक की आपकी रेशियो मिल जाएगी बाई वॉल्यूम की, ठीक है। जैसे M20 का रेशियो मैंने बताया था, सॉरी M25 का M25 का होता है 1:1:2 होता है, इसका होता है M20 का 1:1.5:3, ठीक है। इस तरह के जो है इनकी रेशियो वेरी करती रहती है। तो M15 का होता है 1:2:4, M20 का होता है 1:1.5:3। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M15 की। तो इसकी रेशियो होती है 1:2:4, ठीक है। सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट। M20 की होती है 1:1.5:3। फिर M25 की होती है 1:1:2। आप बोल रहे हो वाटर कंटेंट कैसे पता चलेगा? वाटर कंटेंट ऐसे पता नहीं चलता, वाटर कंटेंट जो है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। वैसे बेसिकली वाटर कंटेंट यूज करते हैं 0.5 टाइम्स, जो भी सीमेंट लेंगे उसके 0.5 टाइम्स हम वाटर कंटेंट या उससे 0.4 टू 0.5 के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ता है डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। उसके लिए शायद आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट या प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट बोल दो, कि मतलब उसमें क्या क्या प्रोपोर्शन है कंक्रीट के, हमें कैसे लेने होते हैं। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। ये थंब रूल है, मतलब ये नहीं है कि हाफ ऑफ सीमेंट लेना जरूरी है, ठीक है। एक थंब रूल माना जाता है कि मतलब जो कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं बिल्डिंग वर्क में, इसमें सब में ये मानते हैं कि 0.4 टू 0.5 के बीच में जो भी सीमेंट ली है, ठीक है, उतना ही आधा डाल दो, ठीक है। ये एक थंब रूल है कि भाई कोई ये प्रोपोर्शन, मतलब कोई साइंटिफिक नहीं है मेथड, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ेगी, एक डिजाइन मिक्स होता है, उसके लिए आपको IS कोड 10262 यूज करना पड़ेगा। और M25 के ऊपर चले गए आप, तो उसके बाद में आपको सारा जो भी है आपको डिजाइन कर करके अगली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बनानी पड़ेगी कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आप एडमिक्सचर डालोगे या नहीं डालोगे, कोर्स एग्रीगेट कितना यूज होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट कितना होना चाहिए। अभी कोई डाउट है?
अब दूसरा है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है, जो कई बार क्या होता है एग्रीगेट के अंदर एल्कली प्रेजेंट होता है। एल्कली मतलब होता है जो बेसिक कम एसिड और बेस जो आपने पढ़ा होगा उस तरह से होते हैं एल्कली बेसिक कंपाउंड। फिर क्या होते हैं वो कंक्रीट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो कंक्रीट के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट, जो हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम करता है। एक्सपांशन होगा तो क्रैक्स होंगे, क्रैक्स होंगे तो इम्परमेबल नहीं हो पाएगी। कंपैक्शन के टाइम हमने से ढंग से उसे कंपैक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट रह गए। तो से बताऊं ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट क्या करता है, अगर वॉइड्स प्रेजेंट है और कंक्रीट अगर परमेबल है तो वॉइड्स मतलब जो हमारी कंक्रीट और ड्यूरेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस अगर मान लो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो क्या होगा, बैचिंग तुम्हारे अभी चैप्टर 9 में आएगी, पर बैचिंग में तुम्हें 3 बार बता चुका हूँ।